Assalamu alaikum everyone, I am Fiza Tahir and this is Learners Academy. So today we have our second lecture in which our first topic is difficulties in study of development psychology. So people who do research in human development have to face so many difficulties. जिसमें हर लोग ने भी कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आ जाता है, इशू रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर आपके न्यू बॉर्न सैंपल है तो उनके पेरेंट्स से परमिशन लेना बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, तो देयर विल बी अ डिफ़िकल्टी। अगर आपका जो सैंपल है वो ओल्ड एज के लोग आपको चाहिए तो वहाँ पे भी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए अगर वो आपको परमिशन नहीं देते। सेकेंड वन इज़ अबाउट रेपो। तो अगर आपकी अपने सैंपल के साथ रेपो डेवलप नहीं हुई तो देर आर चांसेस कि आपको एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे। आप जो रिस्पॉन्सेज जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर रेपो ही डेवलप नहीं हुई तो वो आप जो सैंपल है आपका वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्सेज नहीं देगा जो मिलने चाहिए आपको, या जो उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए जिस तरह से। मेथोडोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स है थर्ड वन। तो सेटिस्फैक्ट्री मेथड यूज़ नहीं किया जा रहा टू इन्वेस्टिगेट ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट और सब एजेस के लोगों को असेस करने के लिए। तो देयर मस्ट बी सम मेथड्स जिसके ज़रिए आप असेस कर सको अपनी सैंपल को। फोर्थ वन इज़ अबाउट एक्यूरेसी। काफ़ी दफ़ा ऐसा है कि आपको एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिलते, एक्यूरेट आपके रिस्पॉन्सेज नहीं आते। उसका एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कर रहे हो तो जो आपका सैंपल है वो मे बी वो वाली पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करें जैसा कि उनको एक्ट करना चाहिए, मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रियल उनके जो बिहेवियर्स हैं वो रियल बिहेवियर्स ना हो, तो उस केस में आपके एक्यूरेसी के इश्यूज आ सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ अबाउट एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका जिस सैंपल के साथ आपने काम करना है उनके, अगर आप बच्चों के साथ कर रहे हो तो पेरेंट्स का कंसेंट, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी है तो किस किस्म की, किस लेवल तक की कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखनी है, कितनी आपको कॉन्फिडेंशियल चीज़ रखनी है और कितनी बातों को आप अपने सैंपल में यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो डिबेटेबल। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थेरीज़ दी हैं जिनमें उन्होंने बताया कि क्यों एक्सप्लेन क्या है कि किस तरह और क्यों लोग बिहेव करते हैं, क्या उनके पीछे इश्यूज़ आते हैं, उनकी डेवलपमेंट में क्या इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो जिनमें अब सबसे पहले हम देख लेंगे फ्रॉइड की थ्योरी। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जिसमें उसने कुछ स्टेजेस बता दी थी, वो अब वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी जो ज़िंदगी के जो कुछ पहले जो कुछ साल है ना उसी में डेवलप हो जाती है। जब बच्चे जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी बायोलॉजिकल और जो सेक्सुअल जो अर्जेस है ना उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको डील करना लर्न कर लेते हैं ना, तब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो जब स्टिमुलेट होते हैं तो आपको प्लेयर मिलता है, और वो जो 3 पार्ट्स हैं उनमें एक आ जाता है माउथ, एनस और जेनिटल्स। अगर इन स्टेजेस में जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इनमें अगर ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो फिक्सेशन हो जाती है, या जो बच्चा है वो बहुत इमोशनली फिक्सेटेड हो जाएगा या बहुत स्टक हो जाएगा। इसका एग्जांपल इस तरह है कि अगर कोई बच्चा है जिसको जो बहुत अरसे तक मदर्स फीड या फीडर लेता रहे तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत डिस्ट्रसफुल सी होगी और बहुत डिपेंडेंट होगा वो। अब स्टेजेस की बात कर लेते हैं। प्रीनेटल स्टेजेस में जो फ्रॉइड की 5 स्टेजेस हैं वो आ जाएंगी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ओरल स्टेज की जो एज रेंज है वो बर्थ से 12 to 18 मंथ्स है। इस एज में जो बच्चा प्लेयर गेन कर रहा होता है वो थ्रू माउथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ लाइक सकिंग और ईटिंग, इससे उसको प्लेयर मिल रहा होता है। देन वी हैव एनल स्टेज जिसकी रेंज है 12 to 18 मंथ से 3 years तक। स्टेज में द जोन्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन इज़ द एनल रीजन, ठीक है। देन वी हैव फेलिक स्टेज जिसकी जो एज रेंज है वो 3 years to 6 years है। स्टेज में जो बच्चे हैं उनकी सेक्सुअल एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। मेल चाइल्ड में सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप होती है टुवर्ड्स मदर जिसको ऑडिपस कम्प्लेक्स कहते हैं, और फीमेल चाइल्ड में डेवलप होती है सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर फादर जिसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। In this stage, female child develops penis envy, whereas male child develops castration anxiety। और यही जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। देन वी हैव लेटेंसी स्टेज। दिस स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम 6 years to puberty। इस स्टेज में कोई साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो अपनी ही सेक्स की जो फ्रेंड्स हैं, ठीक, उनमें घुलना मिलना पसंद करते हैं। इसके बाद जेनिटल स्टेज आ जाती है जिसकी एज रेंज है फ्रॉम प्यूबर्टी टिल अडल्टहुड।
जब तक आप मतलब आपकी डेथ तक, ठीक है। इसमें जो अडल्ट्स हैं वो आ जाते हैं अपने मैरिज वाले सिस्टम में, हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट में और मेच्योर सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिसमें एक इड, ईगो और सुपर ईगो है। जो नए न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है, वो दे आर गवर्न बाय द इड। अब छोटा बच्चा जो होता है उसको अगर कुछ चाहिए तो उसको उसी टाइम पे चाहिए, जो उसने कह दिया उसको वही चाहिए। इट इज़ illogical, irrational and it has no regard for time, place and person। जब भी चाहिए बस, अब आपको ख़ुद पता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, जैसे मर्ज़ी आपको वो गेन करनी है, आपको वो गेन करनी ही है। फिर ईगो जो है वो एक रीज़न रिप्रेजेंट करती है, एक कॉमन सेंस की एक बात करती है कि चीज़ अगर आपको उस टाइम नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, उस चीज़ के वो रीज़न आपको देती है, ठीक है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो ईगो है आपकी, वो आपके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है, which finds acceptable and realistic way to obtain that gratification। ईगो जो है वो रेशनल होती है, लॉजिकल होती है। ईगो एक ब्रिज का भी काम कर रही होती है। जब इड और सुपर ईगो के दरमियान एक फ़ाइट चल रही होती है ना, सुपर ईगो में ये हो जाता है ना कि आप कोई चीज़ बिल्कुल छोड़ दो, एक ही कि आपको बस चाहिए तो भी चाहिए, और एक चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो जो ईगो है वो एक ब्रिज का काम कर रही होती है। सुपर ईगो आपकी डेवलप होना शुरू होती है 5 to 6 ईयर्स में, जिसमें आप जो आपके पेरेंट्स आपको वैल्यूज़ सिखा रहे होते हैं, बच्चों को जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपकी सुपर ईगो में आ जाती है। सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट करती है आपके सोशली अप्रूव्ड और सोशली अप्रूव्ड ड्यूटीज़ को, जैसे आपके क्या कुछ आपको करना चाहिए और क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। सोशली अप्रूव्ड जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट करती है। सुपर ईगो इज़ ऑल्सो रिजिड एंड सीक्स परफेक्शन, मतलब शुड एंड शुड नॉट, कौन इसका ख्याल करता है, ठीक है। तो ये परफेक्शन और रिजिड है बहुत ज़्यादा। थर्ड टॉपिक इज़ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल पीरियड आ जाते हैं। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी को शेप अप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं वो बेशक वो बिफोर बर्थ हो या आफ्टर बर्थ हो, वो आपकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को अफेक्ट करती हैं। जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी उनसे जो डेवलपमेंट है बेबी की वो बहुत अच्छी होगी। जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगी। न्यूली क्रिएटेड इंडिविजुअल का सेक्स क्या होता है वो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही वो फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी मदर जो बॉडी में कोई भी अगर चेंजेस आती हैं तो वो उस सेक्स को चेंज नहीं कर सकती, जो बच्चे का सेक्स है ना उसको चेंज नहीं कर सकती। जिस तरह लोग ये सेक्स चेंज करने की बात करते हैं तो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए, लेकिन बहुत कम ऑपरेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। प्री नेटल पीरियड में जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक इंडिविजुअल की पूरी ज़िंदगी में जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उसकी एक प्री नेटल पीरियड में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। ड्यूरिंग द प्री नेटल पीरियड, ठीक है, वो 9 मंथ्स में बिफोर बर्थ जो इंडिविजुअल है वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल से एक इन्फेंट, एक मुकम्मल इन्फेंट बन जाता है, जो कि 20 इंचज़ का होता है लेंथ में। एंड ऑन एवरेज दैट इन्फेंट वेज 7 पाउंड्स। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज जो आप बच्चे का जो वेट है वो बढ़ता है 11 मिलियन टाइम्स। तो जो डेवलपमेंट इस पीरियड में हो रही होती है वो बहुत रैपिड होती है। जैसे एक सेल है वो बिल्कुल एक राउंड शेप में है, उसके बाद तमाम जो बॉडीली फीचर्स होते हैं, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स का बनना, और फिर एक इन्फेंट की फॉर्म में विद टाइम एक पूरा जो इन्फेंट बन जाता है। तो इट्स मोर रैपिड देन वी कैन एवर थिंक। प्री नेटल पीरियड जो है उसमें काफ़ी रिस्क होता है, बहुत फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पीरियड है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इन्फेंसी है दैट इज़ मोर हैज़र्डस। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी सिस्टम ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट। सो बिफोर बर्थ फीटस का ब्लड सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, नरिशमेंट, एलिमिनेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट कर रही होती हैं मदर्स बॉडी से। लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम ऑफ यंग इन्फेंट्स। सबसे पहले वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। बेबी की बर्थ से पहले जो मदर है और जो बेबी है, ठीक है, उन दोनों का अपना एक इंडिपेंडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक सेपरेट हार्ट बीट्स होती हैं। लेकिन जो फीटस का जो ब्लड है वो प्यूरीफाई होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है, ब्लड को कैरी करता है प्लेसेंटा से और उसको प्यूरीफाई करता है। इस टाइम पीरियड में जो हार्ट बीट है बच्चे की वो थोड़ी तेज़ होती है, इरेगुलर सी होती है, और जो ब्लड प्रेशर है वो भी इतना स्टेबलाइज नहीं होता अनटिल द 10th डे।
देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही ऑक्सीजन भी फीटस जो है वो लेता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। मोस्ट ऑफ द इन्फेंट्स वो जब उनको हवा में लेकर आया जाता है, ठीक है, तो वो सांस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो उनको डिफ़िकल्टी होती है, वो विद इन 2 मिनट्स सांस लेना नहीं शुरू करते अपने मतलब बर्थ के बाद, विद इन 2 मिनट्स अगर वो सांस नहीं लेना शुरू करते हैं तो देयर विल बी अ डिफ़िकल्टी। अगर वो 5 मिनट्स तक उनको ठीक से सांस नहीं आता तो देयर आर चांसेस ऑफ ब्रेन इंजरी। देन वी हैव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही ये जो फीटस है वो फूड उसको मिलता है, ठीक है, और उसी के थ्रू ही जो बॉडी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर जाता है। फीटल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक ग्रीनिश ब्लैक वेस्ट मैटर बनता है जो कि एक्सक्रीट होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेज़ और सो आफ्टर बर्थ, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं। जब इन्फेंट्स के बाउल्स और ब्लैडर फुल हो जाते हैं तो स्प्लिंटर मसल्स ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं और बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं कि बच्चा जब इन मसल्स को खुद कंट्रोल करने लगता है, ठीक है। पहले ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं स्प्लिंटर मसल्स और उसके बाद फिर कुछ मंथ्स लग जाते हैं जब बच्चा खुद से इन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। बर्थ के 3 या 4 दिन के बाद जो मतलब 50% ऑफ द बेबीज़, ठीक है, दे हैव जॉन्डिस, फिजियोलॉजिक जॉन्डिस, जिसमें इनकी जो स्किन और जो आई बॉल्स है ना उनका कलर येलो हो जाता है। ये इमेच्योरिटी ऑफ द लिवर की वजह से ये जॉन्डिस होता है, जो कि इतना सीरियस नहीं इसको लिया जाता और ना कि इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी नहीं होते। देन वी हैव टेम्परेचर रेगुलेशन। एक फ़ैट लेयर डेवलप होती है फीटल लाइफ के आखिर के कुछ मंथ्स में, जो कि हेल्प करती है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन एयर टेम्परेचर। सही हो गया। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन फॉर कंसेप्शन। स्पर्म और ओवियम जो है वो मिलकर एक सिंगल सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होता है जब 14 डेज़ आफ्टर द बिगनिंग ऑफ अ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओवियम और स्पर्म जो मिलकर सिंगल सेल बनाते हैं उसको जाइगोट कहते हैं। आफ्टर कंसेप्शन जो जाइगोट है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता रहता है, मतलब उसमें बहुत सारी सेल डिवीजन होती रहती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ह्यूमन फीमेल है उसमें 4 लाख इमेच्योर ओवा होते हैं इन हर 2 ओवरीज। हर ओवियम अपने अपने स्मॉल सैक या फॉलिकल के अंदर होता है। ओवियम जो है वो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। फ्रॉम द टाइम जब फीमेल्स जो हैं वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाती हैं अंटिल देयर मेनोपॉज। सो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन अकर होती है। हर ओवरी में एक मेच्योर फॉलिकल जो है वो रप्चर करता है ओवियम को और उसको एक्सपेल कर देता है। तो ओवियम फेलोपियन ट्यूब के थ्रू चला जाता है टुवर्ड्स यूट्रस और वूम्ब। अगर ओवियम जो है स्पर्म से मिल जाता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही, तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर हो जाती है। स्पर्म जो है वो टैडपोल की शेप का होता है जो कि 1/600 इंचज़ का होता है, ठीक, फ्रॉम हेड टू टेल, और दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। और स्पर्म्स प्रोड्यूस किस में होते हैं? टेस्टिकल्स में ये प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, और दे बिगिन टू स्विम थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कर्वेक्स द नेक ऑफ द यूट्रस से ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं। लेकिन कुछ ही स्पर्म जो होते हैं वो इतना दूर तक जा सकते हैं क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि ज़्यादा दूर उनको जाने नहीं देती, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है वुमेन्स के अंदर। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सिर्फ एक ही स्पर्म है वो मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट हो। एट वन टाइम देयर मस्ट बी 20 मिलियन स्पर्म जो कैंटर हो वुमेन्स बॉडी में, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। सिर्फ एक स्पर्म जो होगा ना वो ओवियम को फर्टिलाइज करेगा टू कंसीव अ न्यू ह्यूमन बीइंग। इजैकुलेशन के टाइम से स्पर्म जो है वो बिकम कैपेबल टू फर्टिलाइज एन ओवियम फॉर अप टू 48 आवर्स। और ओवा जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है 24 आवर्स में आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द ओवरी से रिलीज़ होने के 24 आवर्स के बाद ये फर्टिलाइज हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो स्पर्म जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है वुमेन वाइट ब्लड सेल्स में, और जो ओवियम है वो पास होता है थ्रू यूट्रस और फिर वेजाइना के थ्रू एग्जिट करता है। अगर स्पर्म और ओवियम मिलते हैं, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन देन स्टार्ट्स। देन वी हैव आवर लास्ट टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस। बहुत से साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने ये देखने की कोशिश की है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं जो इंसान के बिहेवियर्स को शेप करते हैं, और क्या वो चीज़ें जो इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है।
या ये सिर्फ हेरिडिटी है जो इंसान के बिहेवियर और पर्सनालिटी को फॉर्म करती है, या इन्वायरमेंट है, या दोनों का एक इंटरेक्शन है? मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर इंसान के बिहेवियर और पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आपका आई कलर आ जाता है, ब्लड टाइप आ जाती है, तो ये दीज आर क्लियरली इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें ही अपना अपना रोल प्ले कर रही होती हैं इंसान की पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में। हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है ना, वो डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ट्रेड्स को अफेक्ट करते हैं, और डिफरेंट तरीक़ों से ही ये डिफरेंट बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम